Hello students, welcome to the Spandan Academy. Class 9th, Subject Science. Today we are reading Chapter 3, Atoms and Molecules, means परमाणु एवं अणु। क्या आप जानते हैं परमाणु एवं अणु क्या होते हैं? देखिए, जो पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों को हम अणु कहते हैं और अणु भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उन बहुत ज़्यादा छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. देखिए, प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। An Indian philosopher, Maharishi Kanad, postulated that if we go on dividing matter, padarth, we shall get smaller and smaller particles. देखिए, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते चले जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। An Indian philosopher, Maharishi Kanad, postulated that if we go on dividing matter, padarth, we shall get smaller and smaller particles. भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य अथवा पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा। He named these particles परमाणु। इस सूक्ष्मतम कण को जो अब अविभाज्य है उन्होंने परमाणु नाम दिया। Another Indian philosopher, Pakudha Katyayam, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया, अर्थात इसे डिटेल में समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग एक एक नहीं पाए जाते, वो इकट्ठे ग्रुप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। अब देखिए, ये परमाणु जो होते हैं वह ग्रुप में पाए जाते हैं, तो अब वो ग्रुप एक ही टाइप के तो बनेंगे नहीं, अलग अलग टाइप के बनेंगे, तो हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं। By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. देखिए, 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा। देखिए, हम तत्व एवं यौगिकों को पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको दोबारा से रिवीजन कराते हैं। देखिए, जो तत्व होते हैं वह एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे हमारी शुगर जो है हमारी तत्व है, या इसे हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। और जो यौगिक होते हैं वह दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, मिश्रण जिसे हम कह सकते हैं।
मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस ये होता है कि मिश्रण रहता है उसमें क्वांटिटी हम कितनी भी मिला सकते हैं, एंड जो यौगिक रहते हैं हमारे उसमें पदार्थों की जो क्वांटिटी रहती है, मात्रा रहती है, वह निश्चित रहती है, तो उसे हम यौगिक कहते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा, मीन्स अंतर को समझा। तत्व और यौगिक में क्या अंतर है तथा तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं, ये जो तत्व होते हैं वो कैसे मिलते हैं दूसरे पदार्थों से और क्यों मिलते हैं, जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है और जब ये मिलते हैं तब क्या होता है, ये जानने की उनके मन में जिज्ञासा हुई। जब वैज्ञानिकों के मन में जिज्ञासा हुई जानने की तो उन्होंने खोज की, स्टडी की। देन Antony L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। तो चलिए हम आगे उन नियमों को पढ़ते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स रासायनिक संयोजन के नियम। देखिए, ये लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने स्थापित किए हैं। अब हम इन्हें पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस बाय लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। लेवोजियर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, ये हमारा पहला नियम है, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, मीन्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम। Is there a change in mass when a chemical reaction takes place? जब रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जाता है अथवा किया जा सकता है। देखिए, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जब हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो उसमें द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। देखिए, यदि हम उसे द्रव्यमान को उत्पन्न कर लेंगे तो वह बढ़ जाएगा और यदि हमने उसे नष्ट कर दिया तो वह घट जाएगा। तो वह सुरक्षित कैसे रहेगा? फिर तो ये लॉ जो है ब्रेक हो जाएगा। तो इट मीन्स द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। अब हम रासायनिक संयोजन के दूसरे नियम को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, स्थिर अनुपात का नियम। लेवोजियर along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same elements in the same proportions irrespective of where the compound came from or who prepared it। देखिए, लेवोजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। In a compound such as water,
The ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8, whatever the source of water. यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। This law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। कोई भी यौगिक जो होता है उसमें तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। यौगिक जो होते हैं वह तत्व से मिलकर बने होते हैं और तत्वों का अनुपात यौगिक में निश्चित होता है। 3.2 What is an atom? परमाणु क्या होता है? Have you ever observed a mason building walls? From these walls a room and then a collection of rooms to form a building. क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होती है? What about the building block of an ant hill? किसी आंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? It is a small grain of sand. यह रेत का छोटा सा कण होता है। Similarly, the building blocks of all matter are atoms. इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। देखिए, जैसे हमारे मकान बनते हैं वह ईंटों से मिलकर बनते हैं, ऐसे ही सभी पदार्थ जो होते हैं वह परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। हाउ बिग आर एटम्स? परमाणु कितने बड़े होते हैं? Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। More than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper. लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। देखिए, परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसे हम नैनोमीटर में मापते हैं। जैसे ये दिया गया है 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर। देखिए, जो हमारा 1 मीटर रहता है ना उसके हम 10⁹ भाग करेंगे तो जो एक भाग होगा ना उसे हम बोलेंगे 1 नैनोमीटर। देखिए, इसमें ये आगे करके दिया है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ऐसे ये रिलेटिव साइज हैं, जैसे ये लेफ्ट साइड में इनकी रेडियस दी गई हैं एंड राइट साइड में इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। What are the modern day symbols of atoms of different elements? देखिए, हमने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह उस प्रतीक उस तत्व की
एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। देखिए, ये इसमें सिंबल्स दिए गए हैं। जो हमारा फर्स्ट दिया है वो हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, मर्क्यूरी। These symbols are proposed by Dalton। जो डाल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सिंबल्स दिए थे। In the beginning, the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time। देखिए, पहले तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। पहले जो तत्वों के नेम रखे जाते थे उनकी जगहों के नाम से रखे जाते थे जहां वह मिलते थे। जैसे कि कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ, ये साइप्रस में मिला होगा। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे कि स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। देखिए, जो सोना होता है वो पीला होता है और स्वर्ण का जो नेम है वह गोल्ड से लिया गया है। Nowadays, IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry approves names of elements। वर्तमान समय में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में लिखा जाता है तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। देखिए, जैसे ये एग्जांपल दिए गए हैं। जो हाइड्रोजन है इसे हम कैपिटल H से दर्शाते हैं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल A लिखेंगे, देन जो L है हमारा वो हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसे हम कैपिटल A एंड कैपिटल L नहीं लिखेंगे, इसे हम कैपिटल A एंड स्मॉल L लिखेंगे। जो कोबाल्ट है हमारा उसमें हम कैपिटल C लिखेंगे एंड स्मॉल O लिखेंगे। देखिए, पहले हमने सीखा कि परमाणु क्या होते हैं और यह कितने बड़े होते हैं। देन उसके बाद परमाणुओं को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, इनके प्रतीक क्या होते हैं, ये हमने सीखा। अब हम सीखते हैं परमाणुओं का एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान। The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। According to him, each element had a characteristic atomic mass। The theory could explain the law of constant proportions so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। देखिए, जो डाल्टन ने परमाणु द्रव्यमान की संकल्पना दी थी उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। परमाणु द्रव्यमान को उन्होंने मापने की कोशिश की। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है तो उसके द्रव्यमान को ज्ञात करना थोड़ा कठिन कार्य था। इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया।
परमाणु जो है वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनका पहले समूह बनाया गया, देन परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक यौगिक का, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा बनती है। देखिए, यदि हम इसे प्रायोगिक तौर पर देखते हैं तो यह 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से बनती है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। Similarly, the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of atom as compared to 1/12 the mass of the 1 carbon 12 atom। देखिए, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। देखिए, अब हमने परमाणुओं के बारे में, क्या होते हैं, कितने छोटे होते हैं, किन सिंबल से इन्हें डिनोट किया जाता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है, ये सब हमने सीख लिया है। अब हम देखते हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, परमाणु अस्तित्व में कैसे रहते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel or touch। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। What is a molecule? अणु क्या है। देखिए, परमाणु बहुत छोटे होते हैं, यह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, तो ये मिलकर अणु बनाते हैं। तो अब हम अणु के बारे में पढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces। साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। Atoms of the same element or of different elements can join together to form molecules। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। देखिए, एक ही तत्व के परमाणु रहते हैं, वह परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के अणु। देखिए, हमने अणु पढ़ लिया है, अब हम तत्वों के अणु कैसे होते हैं,
क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा रचित होते हैं। Molecules of many elements such as argon, air, helium, He, etc. are made up of only one atom of that element. आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। If 3 atoms of oxygen unite into a molecule instead of the usual 2, we get ozone. यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। Molecules of metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together. धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। Let us look at the atomicity of some elements. आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। देखिए ये टेबल हमें दी गई है। एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ तत्वों की परमाणुकता। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, नॉन मेटल, ये अधातु तत्वों की परमाणुकता दी गई है। जैसे आर्गन की जो परमाणुकता रहती है वह मोनो एटोमिक अर्थात एक परमाणुकता रहती है, आर्गन का एक परमाणु रहता है। हीलियम, इसकी भी मोनो एटोमिक रहती है। ऑक्सीजन डाई एटोमिक रहता है अर्थात ये द्विपरमाणुक रहता है। हाइड्रोजन, इसकी एटोमिसिटी भी डाई एटोमिक रहती है। डाई एटोमिक मीन्स द्विपरमाणुक, मीन्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सब के अलग अलग मीन्स जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं डाई एटोमिक, मीन्स इसकी परमाणुकता जो हुई द्विपरमाणुक हुई। द्विपरमाणुक मीन्स इसके 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। चलिए अब धातुओं को देखते हैं। मेटल मीन्स धातु। सोडियम, सोडियम की एटोमिसिटी मोनो एटोमिक होती है, मीन्स सोडियम का एक परमाणु एक अणु बनाता है। आयरन की भी मोनो एटोमिक होती है, मीन्स एक परमाणुक होती है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर दोनों की मोनो एटोमिक होती है अर्थात इनके एक एक परमाणु ही अणु बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों के अणु। अभी हम तत्वों के अणु के बारे में पढ़ रहे थे। तत्व एक ही प्रकार के होते हैं और मीन्स तत्व में एक ही पदार्थ होता है। जैसे शुगर हमारी रहती है तो वो एक ही टाइप में रहती है और जो हमारे यौगिक रहते हैं वह कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो अभी तक हमने तत्वों के अणु के बारे में पढ़ा था, अब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स मीन्स यौगिकों के अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। Atoms of different elements join together in definite proportions to form molecules of compounds. भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु
एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। देखिए, तत्वों के अणु जो रहते हैं वह एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और यौगिकों के अणु बना लेते हैं। देखिए, ये टेबल दी गई है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ यौगिकों के अणु। जैसे ये वाटर एक यौगिक है। अब इसमें क्या क्या रहता है? कंबाइनिंग एलिमेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हमारा जो जल रहता है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो इसमें अनुपात कितना रहता है? 1:8। इट मीन्स हाइड्रोजन का जो परमाणु रहता है वो 1 रहता है और ऑक्सीजन के 8 परमाणु रहते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 8 परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं। ऐसे ही अमोनिया जो रहती है उसमें नाइट्रोजन के 14 परमाणु रहते हैं एंड हाइड्रोजन के 3 परमाणु रहते हैं। तो नाइट्रोजन के 14 एंड हाइड्रोजन के 3 परमाणु मिलकर अमोनिया का एक अणु बनाते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसमें कार्बन के 3 परमाणु रहते हैं एंड ऑक्सीजन के 8 परमाणु रहते हैं और ये 3 कार्बन प्लस 8 ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आयन। व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होता है? कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड स्पीसीज। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। द चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज आयन्स। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। एन आयन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। आयन आवेशित कण होते हैं तथा इन पर ऋण अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित कण को ऋणायन तथा धन आवेशित कण को धनायन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl। Its constituent particles are positively charged sodium ions and negatively charged chloride ions। इसमें धनात्मक सोडियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। A group of atoms carrying a charge is known as a polyatomic ion। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। देखिए, अगेन हम टेबल पढ़ते हैं। सम आयोनिक कंपाउंड्स, कुछ आयनिक यौगिक। देखिए, ये लेफ्ट साइड में आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं एंड मिडिल में कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स, देन राइट साइड में रेशियो बाय मास। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो यौगिक रहता है उसमें एलिमेंट्स कैल्शियम एंड ऑक्सीजन रहते हैं एंड कैल्शियम के 5 परमाणु रहते हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु रहते हैं। इट मीन्स कैल्शियम के 5 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड का एक आयन बनाते हैं। ऐसे ही 3 मैग्नीशियम एंड 4 सल्फर परमाणु मिलकर मैग्नीशियम सल्फेट बनाते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड बनाते हैं। 23 सोडियम एंड 35.5 क्लोराइन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र लिखना।
देखिए, हमने परमाणु पढ़ लिए, परमाणु कितने छोटे हैं वो पढ़ लिया, उनका द्रव्यमान पढ़ लिया। परमाणु स्वतंत्र रूप से रह नहीं सकते, तो वह मिल जाते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं, तो उन ग्रुप्स को हम अणु कहते हैं। अब अणु तत्वों के होते हैं और यौगिकों के होते हैं। तो जो अणु रहते हैं वह मिलकर फॉर्मूले बनाते हैं। परमाणु से मिलकर अणु बने, अणुओं से मिलकर फॉर्मूले बनते हैं। कौन से फॉर्मूले? केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र। तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र लिखना। The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। देखिए, जैसे कोई संगठन रहता है तो उसमें किस प्रकार से संगठन हुआ है उसको दिखाने के लिए हम फॉर्मूला से दर्शाते हैं। The combining power or capacity of an element is known as its valency. किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको जानने के लिए संयोजकता का यूज किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। The rules that you have to follow while writing a chemical formula as follows. रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें निम्न नियमों का पालन करना होगा। The balances or charges on the ion must balance. आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड एटसेट्रा। देखिए, इसमें जो धातु है उसके नेम को पहले लिखा गया है, अर्थात उसके प्रतीक को पहले लिखा गया है। देखिए, कैल्शियम जो रहता है वो हमारी धातु रहती है तो इसमें Ca पहले लिखा गया है। सोडियम क्लोराइड हमारी धातु होती है तो NaCl में सोडियम पहले लिखा गया है। इस प्रकार हम फॉर्मूला लिखते टाइम धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को पहले लिखते हैं। Where oxygen, chlorine, sulfur are non-metals and are written on the right, whereas calcium, sodium, iron and copper are metals and are written on the left. Oxygen, chlorine, सल्फाइड एंड अगेन ऑक्सीजन, ये सब हमारी नॉन मेटल्स हैं तो इन्हें हमने राइट साइड में लिखा है। इन कंपाउंड्स formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. बहुपरमाणिक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को
पहले कोष्ठक में रखते हैं, उसके बाद अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। यदि बहुपरमाणिक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती, जैसे NaOH। हमने रासायनिक सूत्र बनाने के नियम पढ़ लिए हैं, अब हम इनको बनाते हैं। फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, सरल यौगिकों के सूत्र। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। While writing the chemical formula for compounds, we write the constituent elements and their balances as shown below. Then we must cross over the balances of the combining atoms. हमें आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। उसके बाद संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र में लिखते हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला दिया गया है। ये ऊपर में सिंबल दिए गए हैं और नीचे वैलेंसी मीन्स इनकी संयोजकताएं दी गई हैं। हाइड्रोजन की एक संयोजकता होती है एंड क्लोरीन की भी एक होती है। अब हमें इनमें क्रॉस लगा के ऐसे लिखना है। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी HCl। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा HCl। सेकेंड फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ऊपर में हमारे सिंबल्स दिए गए हैं HO। H हाइड्रोजन का सिंबल होता है, O ऑक्सीजन का सिंबल होता है। इनकी बैलेंस ये हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो देखिए, ये क्रॉस लगा के लिखे गए हैं। इट मीन्स जो H है ना, उसके हमको 2 परमाणु लेने हैं अब, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेना है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा H2O। इनकी जो बैलेंस ही रहती हैं, संयोजकताएं रहती हैं, उन्हें हम नीचे लिखकर क्रॉस लगा देते हैं। मीन्स एक दूसरे की संयोजकताएं एक दूसरे में लिख देते हैं। देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड का बनाया है, इसमें हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और सल्फाइड की 2 है, लेकिन हमने क्रॉस लगा के फिर लिखा है, तो हमारा फॉर्मूला बना है H2S। थर्ड एग्जाम्पल में भी सेम प्रोसेस है। फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए, कार्बन की जो संयोजकता अथवा बैलेंसी होती है वो 4 होती है एंड क्लोरीन की 1 होती है। इसमें फिर से हमने क्रॉस लगाया और फॉर्मूला हमने बना लिया CCl4। देखिए, इसमें हमारे फॉर्मूले में कार्बन का हम 1 परमाणु लेंगे एंड क्लोरीन के 4 परमाणु लेंगे। इस तरह से हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक अणु बन जाएगा। हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है वह है फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये आयनिक है। इट मीन्स इसमें आयनों का यूज़ किया गया है। तो जो धनायन रहते हैं उन्हें हम पहले लिखते हैं। जैसे कि हमने मैग्नीशियम को पहले लिखा हुआ है और उसका चार्ज +2 होता है, तो पहले उसे लिख दिया। देन हमने लिखा है क्लोरीन, उसका चार्ज होता है -1, तो हमने उसे लिख दिया। अब क्रॉस तो हम सेम ही लगाएंगे। इनकी बैलेंसीज, इनके
चार्ज क्रॉस में ही हम लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम का हमने 1 परमाणु लिया है एंड क्लोरीन के 2 परमाणु लिए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन Cl- आयन, प्रत्येक मैग्नीशियम धन आयन के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता, इनके आवेशों को हम लिखते नहीं हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। इन सेक्शन 3.2.2 we discussed the concept of atomic mass। देखिए अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा पढ़ चुके हैं, अर्थात हमने जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसे हमने जान लिया है, पढ़ लिया है। This concept can be extended to calculate molecular masses। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance। It is therefore the relative mass of a molecule expressed in atomic mass unit U। देखिए किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यूनिट द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये अणु का द्रव्यमान है, इसे हम परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त करते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ए कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। मीन्स जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जो H2O जल का अणु है उसका हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसमें दिया है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। ये इनके परमाणु द्रव्यमान हैं, अर्थात हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 यूनिट होता है। शो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर which contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen is। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान। तो देखिए इसमें चूंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु रहते हैं इसलिए हमने 2 का इंटू किया है एंड इसकी जो एटॉमिक मास रहता है वो 1 रहता है, तो हमने 2 का इंटू 1 में किया है। प्लस जो ऑक्सीजन रहता है वो उसका 1 परमाणु रहता है और उसका परमाणु द्रव्यमान जो रहता है वो 16 रहता है, तो हमने 1 इंटू 16 किया है। इसको सॉल्व हमने किया तो हमारा आंसर आ गया 18 यूनिट। इट मीन्स वाटर का जो एक अणु रहता है, जल का एक अणु रहता है, उसका एक अणु का परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान जो रहता है वह 18 यूनिट रहता है। ऐसे ही ये सेकंड दिया है बी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इक्वल टू, देखिए अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास रहता है वो 1 रहता है
नाइट्रोजन का 14 यूनिट रहता है एंड ऑक्सीजन का हमको पता ही है 16 यूनिट रहता है। तो इसमें जितने अणु रहते हैं, परमाणु रहते हैं, उसका इंटू हम इनके एटॉमिक मास में कर देते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन का जो है एक परमाणु है, तो हम 1 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। देन हमारा नाइट्रोजन का एक ही परमाणु है, इसलिए हमने 14 इंटू 1 किया तो हमारा आंसर 14 आ गया। प्लस ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, इट मीन्स हम 3 का इंटू 16 में करेंगे, क्योंकि 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रहता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा HNO3 के एक अणु का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 63 यूनिट। इस तरह से हम अणुओं का द्रव्यमान अथवा आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास। सूत्र इकाई द्रव्यमान। द फॉर्मूला यूनिट mass of a substance is a sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। फॉर्मूला यूनिट mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। The only difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions. अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। For example, sodium chloride, as discussed above, has a formula unit NaCl. Its formula unit mass can be calculated as, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका इकाई सूत्र होता है NaCl। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे सोडियम का जो परमाणविक द्रव्यमान रहता है वह 23 रहता है। अब NaCl फॉर्मूला में सोडियम का एक ही परमाणु है, तो हमने 1 का इंटू किया है 23 से। प्लस क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान रहता है वह 35.5 रहता है। चूंकि इसका भी एक ही परमाणु है इसलिए हमने इसका भी 1 से इंटू किया है। इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 58.5 यूनिट। इसका मतलब है जो NaCl का एक अणु रहता है उसका आणविक द्रव्यमान होता है 58.5 यूनिट। देखिए, ये एक एग्जाम्पल और दिया है। इसमें दिया है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो इसे भी हम इसी तरह से निकालेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। देखिए, इस फॉर्मूले में जितने परमाणु रहते हैं उतने का इंटू हम परमाणविक द्रव्यमान में करते हैं और फिर उसे ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में कैल्शियम का 1 अणु है तो हमने 1 का इंटू किया है इसमें, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 40 होता है, तो 40 इंटू 1 इज इक्वल टू 40। प्लस क्लोरीन के इसमें 2 परमाणु हैं इसलिए हमने 35.5 जो कि क्लोरीन के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, इसका इंटू हमने 2 में किया है। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 111 यूनिट। इसका मतलब है कि CaCl2 के एक अणु का यूनिट मास अथवा इकाई द्रव्यमान जो रहता है वह 111 यूनिट होता है।
चलिए अब हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल बनता है। 2H2 plus O2 is equal to 2H2O. The above reaction indicates that उपरोक्त अभिक्रिया यह दर्शाती है कि नंबर 1, 2 molecules of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water. हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं। अथवा नंबर 2, 4 unit of hydrogen molecules combine with 32 unit of oxygen molecules to form 36 unit of water molecules. हाइड्रोजन अणु के 4 यूनिट ऑक्सीजन अणु के 32 यूनिट के साथ संयोग करके 36 यूनिट जल अणु निर्मित करते हैं। तो हमें इस समीकरण से क्या सीखने को मिला? We can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecules. इस समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। But a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. लेकिन एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्याएं सीधे प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक रहता है। So a new unit mole was introduced. अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। 1 mole of any species, atoms, molecules, ions or particles is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. किसी परमाणु, अणु, आयन अथवा कण, इन सबको स्पीसीज कहते हैं कि एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। देखिए ये एक मोल की परिभाषा दी गई है। क्या होती है एक मोल की परिभाषा? किसी परमाणु अथवा अणु अथवा आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। The number of particles, atoms, molecules or ions present in 1 mole of any substance is fixed with a value of 6.022 into 10 to the power 23. किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है। This number is called the Avogadro constant or Avogadro number, represented by N0, named in honor of the Italian scientist Amedeo Avogadro. यह संख्या निश्चित होती है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहते हैं जिसको N0 से निरूपित करते हैं। यह नाम इटालियन वैज्ञानिक एमिडियो एवोगाद्रो के नाम पर रखा गया है। उन्हें यह सम्मान दिया गया है कि उन्होंने इसकी खोज की, तो उनके नाम पर इस संख्या का नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? अवोगाद्रो संख्या।
चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल 3.3 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। निम्नलिखित में मूलों की संख्या का परिकलन कीजिए, अर्थात इसमें हमें मूलों की संख्या ज्ञात करनी है। नंबर 1 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। देखिए ये 52 ग्राम हीलियम हमें दी गई है, इसके द्रव्यमान से हमें मोल प्राप्त करना है। देन सेकेंड पॉइंट में पूछा गया है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 12.044 गुना 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है उसमें द्रव्यमान से मोल हमें प्राप्त करना है एंड सेकंड पॉइंट में हमें कणों की संख्या से मोल प्राप्त करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। गिवन मास, जो हमें द्रव्यमान दिया गया है उसे हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। मोलर मास, उसे हम कैपिटल मास से दर्शाएंगे। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिए गए कणों की संख्या को हम कैपिटल N से दर्शाएंगे। एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की एवोगाद्रो संख्या को हम N0 से डिनोट करेंगे। ये हमने इसमें पहले बता दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम का द्रव्यमान बराबर 4 यूनिट। मीन्स ये हीलियम परमाणु का जो द्रव्यमान है वह कितना है, 4 यूनिट है। मोलर मास ऑफ हीलियम, हीलियम का जो मोलर मास है अथवा जो मोलर द्रव्यमान है हीलियम परमाणु का वह है 4 ग्राम। 10 द नंबर ऑफ मोल्स, अतः मोलों की संख्या इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो हमारा गिवन मास क्या था, स्मॉल m, तो इसमें हमने स्मॉल m लिख दिया। देन हमारा मोलर मास था कैपिटल M, तो नीचे हमने लिख दिया कैपिटल M। देखिए इसमें जो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M के पहले जो स्मॉल n लिखा गया है वह नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है, जो कि हमने ऊपर दिखाया है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से दिखा रहे हैं, इसलिए ये स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। देन हमने स्मॉल m की वैल्यू लिखी 52, कैपिटल M की वैल्यू 4। इसको जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 13। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमसे 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त करने को कहा गया था, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात किए हैं। इट मीन्स 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान में हमको 13 मोल्स प्राप्त हुए। एंड सेकेंड वन इज वी नो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10⁻23 होता है। Then the number of moles is equal to given number of particles upon Avogadro number। मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगाद्रो संख्या। अब हमें कणों की संख्या से मोल प्राप्त करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स अर्थात मोलों की संख्या, तो इसमें हम गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स को n से डिनोट करते हैं, तो हमने n लिख दिया
एवोगाड्रो नंबर को हम N0 से डिनोट करते हैं, तो हमने नीचे N0 लिख दिया, इनकी वैल्यूज़ लिख दी, सॉल्व किया तो 2 आया। इट मीन्स 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या से हमें नंबर ऑफ मोल्स 2 प्राप्त हुए। इसी तरह आप ये सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपने कितना सीखा। In this way, our chapter 3 is completed. Thank you.